अगली वेल्डिंग पे आते हैं, हमने टिक को देख लिया बहुत अच्छे से, अगली पे आते हैं, ये हमारी है मिग वेल्डिंग, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल इनर्ट गैस, ठीक है। वहां पे क्या था, टंगस्टन इनर्ट गैस था, यहाँ पे क्या है, मेटल इनर्ट गैस, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, सेम सब कुछ है, बस यहाँ पे एक फर्क आ जाएगा, किसका, इलेक्ट्रोड का, ठीक है। किसका फर्क आ जाएगा, इलेक्ट्रोड का। वहां पे इलेक्ट्रोड हम किसका यूज कर रहे थे, वहां पे इलेक्ट्रोड हम टंगस्टन का यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड हम यूज करने वाले हैं वो टंगस्टन के अलावा किसी भी और मेटल का वो हो सकता है, ठीक है। टंगस्टन के अलावा वो किसी भी और मेटल का हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हम वेल्डिंग किसकी कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम जिस भी मेटल की हम वेल्डिंग करेंगे तो हम डेफिनेटली जो फिलर यूज करेंगे वो भी हम वही मटेरियल यूज करेंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि हम कौन से मटेरियल की वेल्डिंग कर रहे हैं, कौन से मेटल की वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम क्या लेंगे, फिर ये इलेक्ट्रोड का मटेरियल लेंगे। अब यहाँ पे ये फर्क है कि वहां पे टंगस्टन था, वो नॉन कंज्यूमेबल था, लेकिन यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड होता है ये कैसा होता है, कंज्यूमेबल। तो आर्क इज जनरेटेड बिटवीन ए कंज्यूमेबल मेटल इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस। सेम प्रोसीजर, ये हमारा पावर सोर्स है, पावर सोर्स से इलेक्ट्रोड पे जुड़ा हुआ है, ये एक तरफ किस पे जुड़ा हुआ है, वर्कपीस पे जुड़ा हुआ है। टच कराएंगे फिर बाहर ले जाएंगे, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इनर्ट गैस हीलियम या फिर ऑर्गन या फिर नियॉन वगैरह क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा नोजल है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे देखो, वहां पे तो क्या था, वहां पे इलेक्ट्रोड क्या नहीं हो रहा था, हमारा कंज्यूम नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे फीडिंग मैकेनिज्म की जरूरत नहीं थी, वहां पे हम फिलर बाहर से दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यही जो इलेक्ट्रोड है ये कंज्यूमेबल होता है, तो जहाँ पे भी अगर ये इस तरीके का साइन बनाया जाए, ये वाला साइन बनाया जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये जो बंदूक में आपने देखा होगा, छोटे बचपन में आती, जो उसके अंदर भी जो रील होती थी वो इसी टाइप की होती थी, वो लगातार कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो ये इस टाइप का साइन का मतलब क्या है, कंज्यूमेबल साइन, कंज्यूमेबल का साइन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे रोलर्स लगे हुए हैं, 2 रोलर्स, जो कि हमारे लगातार एक फिक्स्ड रेट से इस इलेक्ट्रोड को क्या कराएगा, नीचे फीड कराते रहेगा, ठीक है। इसका हम यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज भी क्या है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के एलॉयज को जोड़ सकते हैं हम इसके, ठीक है। या फिर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कॉपर वगैरह के एलॉयज को, कॉपर को या उसके उनके एलॉयज को हम इससे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, वहां पे हम डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी का यूज नहीं कर रहे थे, वहां पे हम केवल किसका यूज कर रहे थे, एसी का यूज कर रहे थे, ठीक है। वहां पे एसी का यूज करने का रीजन क्या था, वहां पे रीजन ये था कि यार हमें ना इलेक्ट्रोड को कंज्यूम नहीं कराना है। तो इलेक्ट्रोड को जब कंज्यूम नहीं कराना है तो इलेक्ट्रोड पे फालतू में 67% पावर वहां एनर्जी देके क्या फायदा है। तो अब क्या है, लेकिन अब हमें क्या करना है, अगर मुझे अपना माना मुझे वेल्डिंग फटाफट करनी है, ठीक है। अब ये चीज़ समझो, अगर मुझे फास्ट रेट ऑफ वेल्डिंग चाहिए, अगर मुझे वेल्डिंग को अगर मुझे काफ़ी फास्ट रेट से करना है, तो मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ कर दूंगा फास्ट रेट पे वेल्डिंग करने के लिए। उससे क्या होगा कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हीट किस पे जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट मेरी कहाँ जाने वाली है, इस पे इलेक्ट्रोड पे जाएगी, और इलेक्ट्रोड पे हीट जाने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या करेगा, ज़्यादा फास्टर रेट से क्या करेगा, मेल्ट करेगा, और फास्ट रेट से मेल्ट करेगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, वेल्डिंग जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डीसी आरपी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम एसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, अगर हमें क्या करना है, डीसी आरपी का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन क्या है, जॉइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कॉपर एटसेट्रा एलॉयज, ठीक है। और इसको हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे वेल्डिंग स्पीड required is हाई। आपको बहुत हाई वेल्डिंग स्पीड चाहिए तो आप इसका यूज करो, ठीक है। हाई वेल्डिंग स्पीड चाहिए तो आप क्या करो, इसका यूज करो, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये कौन सी वेल्डिंग है। अगली वेल्डिंग का नाम आता है आर्क वेल्डिंग में, क्या, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ठीक है, PAW पॉप, ठीक है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। देखो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक आयनाइज्ड गैस होती है, ठीक है। गैसेस को बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे अगर आप ले जा लो तो उनका क्या हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाता है। आयनाइजेशन का होने का मतलब क्या है, वो चार्ज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अभी क्या है, गैस कैसी है, न्यूट्रल है, ठीक है। उसको आपने बहुत हाई टेम्परेचर पे लेके तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा मतलब आयनाइज्ड गैस, ठीक है, आयनाइज्ड गैस, ठीक है। अब इस आयनाइज्ड गैस का टेम्परेचर होता है बहुत हाई, इसके पास काफ़ी हाई एनर्जी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी इसके पास होती है। तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं वेल्डिंग करने के लिए। देखो कैसे, ये हमारा क्या है, वर्कपीस, ये हमारा वर्कपीस है। अब इस वर्कपीस में हम क्या करते हैं
कि पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक आर्क प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आर्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आर्क यहाँ पे क्या किया, प्रोड्यूस किया, वर्कपीस, और ये इलेक्ट्रोड है। ये कैसा इलेक्ट्रोड है, नॉन कंज्यूमेबल। नॉन कंज्यूमेबल में हम कौन सा लेते हैं इलेक्ट्रोड, हम यहाँ पे डेफिनेटली हम कौन सा लेंगे इलेक्ट्रोड, यहाँ पे किसका, टंगस्टन का। हम टंगस्टन का यहाँ पे इलेक्ट्रोड लेते हैं। अब टंगस्टन का इलेक्ट्रोड ले लिया, हम क्या करते हैं कि हमारे पास आयनाइज्ड गैस होती है, ठीक है, गैस होती है आयनाइज्ड गैस। आयनाइज्ड गैस को हम क्या करते हैं, इसके थ्रू यहाँ से फ्लो करवाते हैं। पहले हमने इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में क्या जनरेट कर दी, यहाँ पे आर्क जनरेट कर दी। पहले हम आर्क जनरेट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं कि यहाँ से प्लाज्मा को बहुत हाई प्रेशर पे हम इस आर्क के थ्रू इस वर्कपीस पे मारते हैं, ठीक है। अब जब जैसे ही प्लाज्मा इस आर्क से टकराती है तो यहाँ पे प्लाज्मा आर्क बन जाती है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई, लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चला जाता है। 20,000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यहाँ पे जनरेट हो सकता है, ठीक है, प्लाज्मा की हेल्प से। आप प्लाज्मा का यूज़ ना भी करो, आप सिंपल गैस का यूज़ करो। सिंपल अगर आप एयर को सिंपली अगर आप एयर को बहुत हाई प्रेशर पे यहाँ से सप्लाई करो, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आर्क अगर जनरेट हो रखी हो, तो वो एयर जैसे ही इस आर्क के कांटेक्ट में आती है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एयर का आयनाइजेशन हो जाता है यहाँ पे, एयर का, ठीक है, एयर का यहाँ पे आयनाइजेशन हो जाता है। फाइनली यहाँ पे क्या बन जाती है, प्लाज्मा बन जाती है, ठीक है। तो इसका ये सेटअप रहने वाला है, इसका ऐसा यूज होने वाला है। इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, जैसे आपको पता चली गया होगा कि यार प्लाज्मा आर्क जो बनेगी, प्लाज्मा आर्क का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है, टेम्परेचर उसका बहुत हाई होने वाला है। तो आप समझ गए कि यार इसका यूज़ हम वहाँ पे करेंगे ना, जहाँ पे कि हमको क्या होगा, बहुत हाई थिकनेस या हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर वाले मटीरियल्स को क्या करना होगा, वेल्ड करना होगा। माना मुझे ऐसे मटीरियल्स की वेल्डिंग करनी है जिनका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या जिसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ वहाँ पे, प्लाज्मा का। प्लाज्मा का यूज़ करने से वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेल्डिंग फटाफट हो जाएगी हमारी, ठीक है, हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी। मैंने कहा ना कि एप्लीकेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से हम प्रोसेस को उठाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मुझे क्या कर रहे हैं, हाई थिकनेस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर मटीरियल जो होते हैं उनकी ज्वाइनिंग अगर करनी हो, जैसे टाइटेनियम हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आर्क इज जनरेटेड बिटवीन ए नॉन कंज्यूमेबल, डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू का मतलब क्या है, टंगस्टन, ठीक है, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस, ठीक है। देन बाय ए सेरामिक नोजल ए हाई प्रेशर प्लाज्मा विल बी सप्लाइड। ये नोजल बना होता है यहाँ पे, नोजल किसका होता है, सिरामिक का, क्योंकि सिरामिक क्या करते हैं, सिरामिक के हाई टेम्परेचर को झेलने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसका हम इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, कूलिंग सिस्टम में लगाते हैं, जो लगातार यहाँ से क्या कर रही है, हीट को क्या कर रही है, बाहर जो ये इलेक्ट्रोड वगैरह पे जो हीट हो रही है, इससे लगातार क्या कर रहे हैं, हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ड्यूटी साइकिल में हमने देखा था, इतनी हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, तो उस हीट की वजह से क्या होता है, ये कंपोनेंट्स के भी खराब होने की क्या रहते हैं, खतरा रहता है यहाँ पे, ठीक है, कंपोनेंट्स का भी खराब होने का खतरा रहता है। क्योंकि हीट के लिए क्या है, हीट तो किसी भी तरीके से जा सकती है, हीट कंडक्शन के थ्रू जा सकती है, कन्वेक्शन के थ्रू जा सकती है, रेडिएशन के थ्रू जा सकती है, एनर्जी तो है ना वो, ठीक है। तो सेरामिक नोजल एंड ए हाई प्रेशर प्लाज्मा विल बी सप्लाइड एंड इट विल बी सप्लाइड, a high pressure plasma will be supplied, and after combining with arc it produces plasma arc, ठीक है, प्लाज्मा आर्क, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे होते हैं, वेल्डिंग कर रहे होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। अगली हमारी जो वेल्डिंग आती है, आर्क वेल्डिंग में आती है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ठीक है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। अब ये जो वेल्डिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे ये जो दो मेरे मटेरियल हैं, दो ये मेरे वर्कपीस हैं, ये वर्कपीस 1, ये वर्कपीस 2, इन दोनों की मुझे क्या करनी है, वेल्डिंग करनी है, ठीक है। सेटअप पूरा वही है, ये एक पावर सोर्स होता है, पावर सोर्स के थ्रू हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक ये मेरा नोजल है, ठीक है, नोजल, ये टॉर्च बोल दो इसको, टॉर्च टाइप का रहता है, इसको टॉर्च बोल दो ना तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये नोजल है, ये टॉर्च है, यहाँ पे इस टॉर्च के अंदर ही हमारा ये पूरा का पूरा सेटअप होता है। मैंने बहुत छोटा सा पार्ट दिखाया, टॉर्च के अंदर ही क्या होता है, ये अब इलेक्ट्रोड कैसा है, ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, जैसे आपको शेप दिखाई दी है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ की ये है कि यहाँ पे इस टॉर्च के अंदर ना
हमने एक पाइप सिस्टम लगा रखा है, ये ऐसे एक सिस्टम लगा, एक इतना मोटा पाइप लगा रखा है। इस मोटे पाइप के थ्रू यहाँ पे क्या आता है, एक सॉलिड फ्लक्स हम क्या कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं। वो सॉलिड फ्लक्स में क्या हो सकता है, वो CaO हो सकता है या CaF2 हो सकता है। तो ये सॉलिड फ्लक्स क्या करते हैं हम, जहां पे मतलब वेल्डिंग हो रही है उस वेल्डिंग के ऊपर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सॉलिड फ्लक्स गिरा दिया पूरे का पूरा। सॉलिड फ्लक्स मतलब जो हमारी जो आर्क होती है ना, वो आर्क क्या होती है, सॉलिड फ्लक्स में डूबी हुई रहती है। आर्क क्या रहती है, सॉलिड फ्लक्स में डूबी हुई रहती है। मतलब जैसे अगर ये यहाँ से, अगर ये इधर से इधर गया था ना, ये इधर से इधर गया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस टाइप का। अगर ये यहां से यहां वेल्डिंग करते करते गया था ना, तो ये क्या कर रहा है, यहां से आपका सॉलिड फ्लक्स क्या हो रहा है, इन हो रहा है, और पूरा टॉर्च के अंदर जो आर्क है ना, वो आर्क उस सॉलिड फ्लक्स में डूबी हुई है। ठीक है, मतलब इसके अंदर से क्या हो रहा है, सॉलिड फ्लक्स निकल रहा है, और सॉलिड फ्लक्स में ये आर्क क्या होती है, डूबी हुई रहती है। इसलिए हम बोलते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, डूबी हुई आर्क। ठीक है, वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ये सॉलिड फ्लक्स की वजह से हमें यहाँ पे बहुत सारे फायदे होते हैं। अब देखो फ्लक्स मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, फ्लक्स अगर अच्छे से नहीं पढ़ाया होता तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आती चीज़ें। अब ये फ्लक्स क्यों यहाँ पे सॉलिड फ्लक्स में डुबा के हम ये काम कर रहे हैं, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, मैंने वहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए थे कि क्यों हम फ्लक्स का यूज़ भी करते हैं, क्यों हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो इस सॉलिड फ्लक्स में हमारी आर्क क्या रहती है, डूबी हुई रहती है। उससे क्या होता है ना, उससे क्या होता है कि हमारे पहली बात तो हीट ट्रांसफर लॉसेस क्या हो जाते हैं, बहुत मिनिमम, क्योंकि फ्लक्स आ गया पूरा का पूरा ऊपर। ठीक है, फ्लक्स पूरा का पूरा ऊपर आ गया, हीट ट्रांसफर लॉसेस क्या हो गए, मिनिमम। दूसरी बात होती है कि उससे ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब फ्लक्स ने आर्क को ढक दिया है, जो भी मेल्टिंग हो रही है वो मेल्टिंग फ्लक्स के नीचे हो रही है। ठीक है, ये जो मेल्टिंग हो रही थी यहाँ, जो ये जॉइंट बना था, ये जो है ये इसके नीचे बना था, फ्लक्स के नीचे बना था। ठीक है, तो वहां वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आता, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा होता। ठीक है, ऊपर से स्प्लैशिंग नहीं होती। कई बार क्या होता है ना, जैसे ये आर्क है, यहाँ पे ये लिक्विड मेटल था, ये लिक्विड मेटल था, ये लिक्विड मेटल में ये आर्क इस टाइप से पड़ी। ठीक है, कभी ये आर्क यहाँ पे पड़ती है, कभी ये आर्क यहाँ पड़ती है, कभी यहाँ पड़ती है। तो आर्क के इसमें पड़ने की वजह से क्या होता है, स्प्लैशिंग होता है। ठीक है, स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग होता है। यहाँ से लिक्विड मोल्टन मेटल इधर उछल के इधर उधर गिरता है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्प्लैशिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्प्लैशिंग। अब ये स्प्लैशिंग में क्या होता है कि लिक्विड मेटल जहां पे जाके गिरा वो क्या होता है, वहां पे जाके सॉलिडिफाई हो जाएगा। अब सॉलिडिफाई होने के बाद वो वहां पे सरफेस खराब करेगा, है कि नहीं, वहां पे वो सरफेस खराब करेगा, यहाँ मटेरियल की कमी पड़ जाएगी, तो ये स्प्लैशिंग होती है। अब ये पूरी की पूरी आर्क के बीच में डूबी हुई है, तो यहाँ पे स्प्लैशिंग का फिर कोई खतरा ही नहीं है, स्प्लैशिंग का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं होती, स्प्लैशिंग वगैरह नहीं होती मटीरियल की। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर लॉसेस नहीं होते। ठीक है, तो आप जितनी डेप्थ तक इसको पेनिट्रेट करना चाहते हो, वेल्डिंग कराना चाहते हो, उतनी डेप्थ तक क्या हो जाती है, यहाँ पे वेल्डिंग हो जाती है। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या रहता है, काफ़ी ज़्यादा रहता है। फिर यहाँ पे वेल्डिंग स्पीड भी काफ़ी हाई रहती है। वेल्डिंग स्पीड हाई हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जहाँ पे हमने वेल्ड करा उसको सॉलिडिफाई होने में काफ़ी टाइम लगेगा, हीट बाहर नहीं भागेगी। हीट बाहर नहीं भागेगी तो हम जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग अपना कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से लीक प्रूफ जॉइंट बन जाता है। ये जो जॉइंट बनता है ये प्रॉपर लीक प्रूफ जॉइंट वहाँ पे हम बना सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन जो आपकी लाइफ में यूज़ होती हैं चीज़ें, उनमें है क्या है, जैसे शिप बिल्डिंग है। शिप बिल्डिंग में अक्सर हम इसका यूज़ करते हैं, पेपर में पूछा भी जाता है कि शिप बिल्डिंग में इनमें से कौन सी एक वेल्डिंग का आप क्या करते हो, यूज़ करते हो। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि शिप बिल्डिंग में हम किसका यूज़ कर रहे होते हैं, शिप बिल्डिंग में हम यूज़ कर रहे होते हैं किसका, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का। ठीक है, शिप बिल्डिंग में, क्योंकि शिप बिल्डिंग में क्या होता है, बहुत मोटे मोटे स्टील की शीट्स होती हैं, बहुत थिक स्टील की शीट्स होती हैं। उन स्टील की शीट्स को आपको क्या करना होता है, आपस में वेल्ड करना होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका फिर वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। दूसरा, फैब्रिकेशन ऑफ क्या, प्रेशर वेसल्स। अब आपने प्रेशर वेसल देखे हैं, प्रेशर वेसल के आप रिविटिंग कर सकते हो, वेल्डिंग कर सकते हो, लेकिन रिविटिंग में क्या होता है, फेलियर का चांसेस ज़्यादा रहते हैं रिविट्स में। सबसे सेफ जॉइंट क्या है, वेल्ड है। तो हम क्या करते हैं, प्रेशर वेसल्स में इसका यूज़ करते हैं। अब प्रेशर वेसल जो बड़े बड़े प्रेशर जिनमें फ्यूल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पाइप लाइन्स जिनके थ्रू फ्यूल एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल जो है वो आपके घरों में यूज़ होने वाला जो एलपीजी सिलेंडर है, सबके घर में एलपीजी सिलेंडर होता है ना। एलपीजी सिलेंडर एक पार्ट में नहीं बनाया जाता कभी, वो दो या तीन पार्ट में बनता है। ठीक है, तो जो एलपीजी सिलेंडर के जो पार्ट्स को आपस में वेल्ड करते हैं,
तो वो वेल्ड किसके थ्रू करते हैं, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के थ्रू उसको वेल्ड किया जाता है। तो फैब्रिकेशन ऑफ प्रेशर वेसल्स और एग्जाम्पल एलपीजी सिलेंडर्स, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि इसके मैंने क्या क्या बताएं। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये हमने किसके फंक्शंस पढ़े थे, फ्लक्स के फंक्शंस पढ़े थे ना, ये चीज़ें फ्लक्स के फंक्शन हमने पढ़े थे, ये हो गया, ये हो गया, और भी बहुत सारे थे। तो यहाँ पे हम इसको जो जो हमारी आर्क जो होती है वो किस में डूबी हुई होती है, वो पूरी की पूरी फ्लक्स में डूबी हुई होती है, सॉलिड फ्लक्स में डूबी होती है। और फ्लक्स कौन सा होता है, पेपर में पूछे जाते कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, कैल्शियम फ्लोराइड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लॉसेस बहुत कम होते हैं, बहुत हाई थिकनेस के, और हाई थिकनेस की शीट्स को, मटेरियल्स को आप वेल्ड कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से। लीक प्रूफ जॉइंट मिलते हैं, फिनिशिंग बहुत अच्छी मिलती है आपको यहाँ पे, ठीक है। हीट ट्रांसफर के लॉसेस बहुत कम से कम होते हैं। प्रेशर वेसल्स, एलपीजी सिलेंडर्स, शिप बिल्डिंग में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव वे और कन्वेंशनल वे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम अपनी आगे वाली वेल्डिंग पे बढ़ते हैं।